गुड मॉर्निंग बच्चों। उन्नयन बिहार बांका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति कुमारी आप सभी को आज मनोविज्ञान कक्षा 11 का पहला जो अध्याय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये बातें बता दें बच्चों, आप सब लोग के लिए यह विषय बहुत ही नवीन है, बहुत ही नया है। आप सब ने जब यह विषय का चयन कर रहे होंगे तो आपकी मन में ये बात आ रही होगी, आखिर ये मनोविज्ञान विषय है क्या? इसमें पढ़ना क्या होगा? मनोविज्ञान में क्या पढ़ेंगे? हमारे जीवन में इससे क्या लाभ होगा? कई सारी बातें आपके ज़हन में आई होगी। तो कभी-कभी तो आपके मन में आता होगा मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो दूसरे के मन की बातों को समझ लेंगे या दूसरे के व्यवहारों को हम समझ लेंगे। तो बच्चों, बस मनोविज्ञान में इतना नहीं है कि हम दूसरे के मन की बातों को समझ लेंगे। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही रुचिकर विषय है। बच्चों, अगर मनोविज्ञान को आप मन से पढ़ेंगे तो ये इतना रुचिकर लगेगा कि आगे और ज़्यादा इसी विषय में पढ़ने का मन करेगा। मनोविज्ञान में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरे के मन की बातों को नहीं समझते हैं, बल्कि दूसरे के व्यवहारों का हम अध्ययन करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में दूसरे के व्यवहारों के साथ हम सामंजस्य कर पाते हैं। आज के समय में मनोविज्ञान का क्रेज़ इतना बढ़ा है कि आज लोगों के पास, क्योंकि आज देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक हैं, आज बहुत सारी समस्याओं का निराकरण करने में हमारी मदद कर रहे हैं। खासकर जो काउंसलिंग के माध्यम से बहुत सारे व्यक्तियों का जो तनाव आज के जीवन में है, क्योंकि आज जितना ज़्यादा हम सुविधाजनक जीवन जी रहे हैं, उतनी ज़्यादा हम तनाव से घिर रहे हैं, उतने ज़्यादा हम अहम से घिर रहे हैं। उन सभी से अगर हमें कोई अगर निराकरण दिलाएगा, समायोजन करना सिखाएगा, वो मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान में आखिर हमें पढ़ना क्या है, मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आज के जो चैप्टर 1 में मनोविज्ञान क्या है, इसका विषय वस्तु हम लोग देखेंगे कि आज के विषय वस्तु में मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा, मन एवं व्यवहार की समझ, विषय के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का विकास। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक-एक करके आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान, जैसा कि ग्रीक के 2 शब्दों से साइकी प्लस लोगस 2 शब्दों से बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात विषय के अध्ययन के रूप में। इस प्रकार हम कह सकते हैं मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान, ऐसे तो इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी परिभाषाएं लोगों ने पहले से दे रखी है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान चिंतन का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। सबसे सटीक परिभाषा जो इसकी दी गई है या इसे हम जान सकेंगे, मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो आइए हम सब मनोविज्ञान की परिभाषा को, इसको विस्तृत रूप में हम समझ सके, जान सके। तो इस पर आगे से हम चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान की जो परिभाषा है, इसमें 3 बातें मुख्य रूप से हमारे सामने आती है: मानसिक प्रक्रिया, अनुभव और व्यक्ति का व्यवहार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाने मानसिक प्रक्रिया क्या है। बच्चों, आपके मन में बातें आती होगी कि आखिर मनोविज्ञान ऐसा क्या है जो व्यक्ति के व्यवहारों को हम समझ सकते हैं, या जो हम चिंतन जो सोच रहे हैं, या हम कैसे किसी बात को याद रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्याओं का समाधान करते हैं, तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर यह मानसिक प्रक्रिया परिलक्षित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी तरह की जो मानसिक क्रियाएं हैं, चाहे वो अवधान है, चिंतन है, समस्या समाधान है, इन सभी का कार्य हम जो जो भी समझते हैं, देखते हैं, वो मानसिक प्रक्रियाओं के तहत ही आता है। आगे हम देखते हैं अनुभव। अनुभव क्या है? मनोवैज्ञानिक लोगों ने अनुभव का अध्ययन जब किए तो ये बहुत ही व्यक्तिपरक है, क्योंकि हम सब जितने भी कक्षा में यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी बच्चों का अनुभव करने का तरीका एक परिस्थिति में या अलग-अलग परिस्थिति में अलग हो सकता है। हर व्यक्ति का सोचने का, समझने का, अनुभव करने का तरीका बिल्कुल ही व्यक्तिपरक होता है। हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभवों का अध्ययन करते हैं। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। हम प्रत्यक्षता ना तो दूसरे के अनुभव का परीक्षण कर सकते हैं और ना ही उसके विषय में जान सकते हैं।
यह सिर्फ और सिर्फ अधिक अनुभव करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है कि वह क्या कर रहा है, वो क्या समझ रहा है, क्या अनुभव कर रहा है। अनुभव को हम बाह्य और आंतरिक परिस्थितियों में भी अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक ही परिस्थिति में, चाहे भीड़-भाड़ वाले अगर हम बस में सफ़र करते हैं, तो वैसे हमें काफ़ी असुविधा होती है। लेकिन जैसे ही हमारे जो उस भीड़ में व्यक्ति हमारे साथ, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार होते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो अनुभव होती है, वो बहुत ही रोमांचक होता है, हमारा अनुभव अच्छा होता है। चलिए बच्चों, आगे हम अनुभव को तो जान गए, अब हम देखते हैं व्यवहार क्या होता है। व्यवहार भी बहुत सारे, अगर ये देखा जाए कि व्यवहार को सबसे पहले जो परिभाषित किया था हमारे वॉटसन महोदय ने 1910 ईस्वी में, और उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ पर व्यवहार को समझने के लिए व्यवहार क्या है? व्यवहार हमारी आंतरिक अथवा बाहरी उद्दीपकों के प्रति हमारी क्रियाएँ या प्रतिक्रियाएँ हैं। व्यवहार भी 2 तरह से हम देखते हैं, प्रकट व्यवहार और अप्रकट व्यवहार। अब जानते हैं प्रकट व्यवहार क्या है? यदि कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, दौड़ रहा है या ऐसा कोई व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, वैसे व्यवहार को हम प्रकट व्यवहार कहेंगे। और अप्रकट व्यवहार क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी विषय पर मन ही मन चिंतन कर रहा है और यह व्यवहार बाहरी रूप से, स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हो रहा है, प्रदर्शित नहीं हो रहा है, ऐसे व्यवहार को हम अप्रकट व्यवहार कहेंगे। ऐसे अगर हम व्यवहारों को समझने के लिए 2 रूप और भी है, सामान्य व्यवहार और जटिल व्यवहार। सामान्य व्यवहार में हम वैसे व्यवहारों को रखेंगे, जैसे हमारे सामने कोई भी अगर चीज़ें अगर आती हुई दिखाई देती है, तो हमारी जो समान प्रतिवर्त क्रियाएँ होती है, हम झट से पलके को झपका लेते हैं। लेकिन जटिल व्यवहार क्या है? जटिल व्यवहार ऐसे व्यवहार को कहेंगे, जैसे अगर किसी वाद-विवाद में अगर कोई व्यक्ति फँस जाता है, वैसे समय में वो जटिल व्यवहार प्रदर्शित करता है। इतना ही नहीं, अगर जटिल व्यवहार की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने भी जटिल व्यवहार को जो प्रदर्शित किया है, जैसे उद्दीपक और प्रतिक्रिया के तौर पर भी जटिल व्यवहार को प्रदर्शित किया है, कि अगर किसी सामने अगर उद्दीपक अगर उपस्थित होता है, तो हमारे जो प्रतिक्रिया होती है, वो जटिल व्यवहार है। जैसे उद्दीपक के तौर पर सामने कोई शेर आ जाता है, तो वैसी स्थिति में हमारा मन कहता है कि हम भाग लें, और हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, हम वहाँ से भाग जाते हैं। तो वैसे व्यवहार को जटिल व्यवहार कहते हैं। अब आगे हम व्यवहार के बाद देखेंगे, आगे की कड़ी में हमारे जो विषय वस्तु में है, मन एवं व्यवहार की समझ। बच्चों, मन क्या है? मन का संबंध आत्मा अथवा मन के अध्ययन से है। मनोविज्ञान एक आधुनिक विद्या शाखा है जो मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा लोगों के व्यवहारों की जटिलताओं को विविध संदर्भों में समझने का प्रयास करती है। इसे प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान दोनों कहा जाता है। कई दशकों तक मनोविज्ञान में मन का अध्ययन नहीं किया जाता था, क्योंकि मनोविज्ञान की शुरुआत में केवल उन्हीं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता था जिनका वैज्ञानिक विधियों द्वारा परिभाषित किया जा सकता था, जिसे मापा जा सकता था। मन की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती थी। लेकिन 1950 के दशक में जब ब्रेन इमेजिंग तकनीक आया, ईईजी, एमआरआई, एफएमआरआई आदि के विकास और स्पेरी और पेनरोथ जैसे भौतिक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, तब मन का अध्ययन हम साइकोलॉजी के अंदर करने लगे। इस तरह से अब हम समझेंगे मन और मस्तिष्क में क्या संबंध है। बच्चों, मन और मस्तिष्क ऐसे तो सामान्य तौर पर दोनों एक लगता है, लेकिन दोनों अलग-अलग इकाई है। अगर हम देखते हैं मन और मस्तिष्क क्या है, यह सही है, मन और मस्तिष्क दोनों समान है, नहीं है, लेकिन मन मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता है। फिर भी मन एक अलग इकाई है, इसे उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे ऑक्सीपिटल लोब हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट है, एक संरचना है जिसे हम देखने से संबंधित संकेतों को समझते हैं। अगर किसी दुर्घटना में यह क्षतिग्रस्त हो जाती है और ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया गया, लेकिन व्यक्ति अपने दृश्य संकेतों से जवाब देता है कि यह क्या है। यानी मस्तिष्क की संरचना क्षतिग्रस्त है, लेकिन फिर भी मन काम करना जारी रखता है। वैज्ञानिक पहले मानते थे कि मन और शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यह प्रयोग से साबित हो चुका है कि मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मन यानी कि
मानसिक क्रिया और मस्तिष्क की क्रियाएँ दोनों समान नहीं होते हुए भी दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। अगर हम मानसिक क्रियाओं की बात करते हैं, तो जो हमारे मन के अंदर जो क्रियाएँ होती है, जो ब्रेन से संबंधित क्रियाएँ होती है और साथ में जो हमारे मन में जो बातें चलती है, ये सब शामिल है। लेकिन मस्तिष्क की क्रियाएँ बिल्कुल, अगर देखा जाए, एक टेक्निकल टर्म्स है और मस्तिष्क के विभिन्न-विभिन्न अंगों का जो जिस कार्य के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उस कार्य को करती है, लेकिन मस्तिष्क और मन दोनों एक-दूसरे से संबंधित हो जाती है। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं कि कैसे एक आर्निस महोदय ने, जो हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मन और मस्तिष्क पर एक उदाहरण देते हुए कहा कि मन और मस्तिष्क दोनों अलग होते हुए भी हम कैसे ये देखते हैं कि आर्नेस ने एक मरीजों पर अध्ययन किया था कि जिनका धमनियों का कार्य करना बंद हो गया था, उनमें कुछ रुकावट थी। उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक संकेत दिया उन मरीजों को कि आपकी धमनियाँ अभ्यास करिए ना, वो चलने लगेगा, जबकि उनमें रुकावट थी। लेकिन वो रोगी जब वह कार्य किया तो देखा उसमें काफ़ी आराम महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसका जो धमनियों में अवरोध था वो कम हो गया था। तो कहीं न कहीं हम मन और मस्तिष्क को संबंधित पाते हैं। ये आर्निस महोदय ने इसको परिभाषित किया था। तो अब आगे की हम कड़ी में देखते हैं, विषय वस्तु में जो हमारा जो अगला जो हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, विषय के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान। विषय के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को हम 2 रूपों में देखते हैं, क्योंकि शुरू से इसमें बहुत ही विवाद का विषय रहा, या इसमें हमेशा से ये मुद्दा बना रहा था कि मनोविज्ञान क्या है, विज्ञान है या कला है? तो हम इसको 2 रूपों में देखते हैं कि मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन कैसे करेंगे और मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अध्ययन हम कैसे करेंगे। मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में अगर हम ये देखें, शुरू तक तो ये दर्शन शास्त्र का विषय था मनोविज्ञान, लेकिन जब आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई और भौतिक विज्ञान की तरह मनोविज्ञान में भी विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का हम अध्ययन करने लगे, परीक्षण करने लगे, विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा हम अध्ययन किए, तो ये पाए कि भौतिक विधियों की तरह, भौतिक विज्ञान की तरह इसमें भी हम वस्तुनिष्ठता पाए। और जिस रूप से, जिस तरह से हम एक प्राकृतिक विज्ञान में किसी भी वस्तु का परीक्षण करते हैं या उसको हम प्रूफ प्रमाणित करते हैं, वैसे ही इसमें भी हम देखते हैं उन सिद्धांतों को परिकल्पना के द्वारा, परिकल्पना के आधार पर हम तैयार करते हैं और उसके बाद हम डाटा का संग्रहण करते हैं, डाटा का विश्लेषण करते हैं, तो जो परिणाम पाया गया वो कुछ हद तक सटीक पाया गया, जिससे साबित होता है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसे हम माप भी सकते हैं। जैसे आज बुद्धि को हम, अभिप्रेरणा को, रुचि को, व्यक्तित्व को सिर्फ जानते ही नहीं, बल्कि हम ये जान पाते हैं कि किसी व्यक्ति में कितनी मात्रा तक बुद्धि की क्षमता है, या किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी अभिप्रेरणा कैसी है, उसमें सृजनात्मक क्षमता कितना है। इन सभी चीज़ों को आज मापा भी जा रहा है साइंस की तरह। ये अलग बात है कि दोनों में वास्तविक अंतर कितना है, लेकिन हम आज इसे देख रहे हैं, प्रमाणित कर पा रहे हैं। और अगर हम बात करें मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में, तो मनोविज्ञान एक कला भी है। सामाजिक विज्ञान के तौर पर अगर हम देखते हैं, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनोविज्ञान में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में भी व्यक्ति का अध्ययन करता है। अध्ययन ही नहीं करता है, बल्कि उन सभी संदर्भों का निर्माण भी करता है। जब कभी देखते हैं कि भीड़-भाड़ वाले जगहों पर या सामाजिक समुदायों में व्यक्ति, बहुत सारे लोग होते हैं, कभी किसी भी तरह की घटना हो जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो बहुत सारे व्यक्तियों के मन में विचार आता है कि हम उसकी सहायता करें, मदद करें। लेकिन कुछ व्यक्तियों के मन में विचार आता है कि नहीं, जहाँ तक उससे वो लाभ उठा लें। तो कहीं न कहीं एक सामाजिक संदर्भों में, इवन आज तो जो औद्योगिक संगठन है, वहाँ पर भी मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा रहा है। मनोविज्ञान को हम इसमें देख पा रहे हैं कि व्यक्ति जो समूह में कार्य कर रहे हैं, कैसे वो तनाव मुक्त होकर के आपस में सामंजस्य के साथ अपने कार्य को अच्छे से वो सुचारू रूप से कर सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान सिर्फ विज्ञान ही नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान एक कला भी है। आगे हम देखते हैं, आगे की कड़ी में मनोविज्ञान के विकास को। मनोविज्ञान के विकास की अगर हम बात करें, तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। ये 1-2 दिन की बातें नहीं है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। और जब ये दर्शन शास्त्र का विषय था, उस समय से ये चली आ रही थी कि आखिर मन क्या है, आत्मा क्या है, चिंतन क्या है। लेकिन इसको जब हम प्रयोगशाला में
इसको प्रामाणिक तौर पे देखते हैं तो इसका जो श्रेय जाता है मनोविज्ञान का, वो विलियम वुंट जो जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में पहली जो प्रयोगशाला, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रयोगशाला की जो नींव रखी 1889 ईस्वी में, उस समय से इसके हम औपचारिक विकास की बात करते हैं। और बाद में उत्तरोत्तर अलग-अलग तौर पर, जैसे वुंट ने संरचनावाद की अगर शाखा को ये किया रखा, वैसे कई सारे संप्रदाय जैसे व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, संज्ञानात्मकवाद, मानवतावाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, कई सारे संप्रदायों का इसमें विकास हुआ। उत्तरोत्तर हम देखेंगे आगे की कड़ी में। तो बच्चों, आज हम लोग मनोविज्ञान में देखें, मनोविज्ञान क्या है? तो यहाँ देखें, मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भ में व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान के तौर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान दोनों रूप में किया जाता है। मन और मस्तिष्क कैसे एक दूसरे पर निर्भर करती है, और मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहारों को अध्ययन करने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक विधि है। उसका भी आगे की जो अध्याय है उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि कैसे हम व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से करेंगे। तो आज की कड़ी में मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान को कैसे हम अध्ययन किए, मन और मस्तिष्क में क्या संबंध रहा, और हम यह जान पाए कि मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है या बहुत सामाजिक विज्ञान है। तो इस तरह से आज की कड़ी में समझते होंगे कि आपको कुछ बातें समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो अगली जो सेशन में दूसरे जो चैप्टर में आप आगे बढ़ेंगे तो उस पर हम कुछ पूर्वाभ्यास कर लेंगे। धन्यवाद।